गर्मी में अमीर स्टूडेंट वर्सेस गरीब स्टूडेंट की जिंदगी। कोमल, तुम्हें पता है मुझे गर्मियों का सीजन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मियों में मुझे मेरी फेवरेट आइसक्रीम जो खाने को मिलती है, और साथ ही मेरी मॉम मेरे लिए हर रोज ठंडा ठंडा शरबत बनाती है। इसका मतलब गर्मी तुम्हारा फेवरेट सीजन है, क्यों? मैंने सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। आइसक्रीम की रेडी के पास खड़ी तान्या और कोमल आपस में बातें कर रही होती है। वहीं आइसक्रीम बेचने वाली यशोदा उन बच्चों की बातें सुनकर उनसे कहती है, अरे बच्चों, गर्मी तुम लोगों का फेवरेट सीजन इसलिए होता है क्योंकि तुम लोगों को गर्मी का एहसास नहीं होता है, क्योंकि तुम लोगों के घर में एसी, फ्रिज, कूलर सब कुछ होता है। लेकिन वही हम गरीबों के लिए गर्मी किसी श्राप से कम नहीं है बच्चों। अरे तो इसमें हम क्या करें? हमें तो गर्मी का सीजन बहुत पसंद है, और नहीं तो क्या, हमारे तो स्कूल में भी एसी लगी हुई है, इसलिए तो हमें स्कूल में भी गर्मी का एहसास नहीं होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बिटिया, फिर तो तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने में भी जरा सी भी दिक्कत नहीं होती होगी। लेकिन वही मेरी बेटी दिव्या गर्मी की वजह से इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो सही से पढ़ाई तक नहीं कर पाती। यशोदा की परेशानी को सुनकर तान्या और कोमल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे लोग वहाँ से चुपचाप आइसक्रीम खाते हुए आगे बढ़ जाती है। वहीं यशोदा भी दिन भर धूप में आइसक्रीम बेचते हुए शाम को अपने घर वापस जाती है, तो वो देखती है कि उसकी बेटी दिव्या घर के बाहर बैठी होती है। तभी यशोदा उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे घर के बाहर उदास क्यों बैठी हो? वो माँ, लाइट चली गई है और घर में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं बाहर आकर बैठ गई। कोई बात नहीं बेटी, अभी थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। उतने में ही वहाँ पर यशोदा का पति मजदूरी करके आता है और कहता है, सुनो, अब हमारे घर की लाइट नहीं आएगी, क्योंकि 2 महीनों से बिजली का बिल न भरने की वजह से बिजली विभाग वालों ने हमारे घर की लाइट काट दी है। इसलिए अब जब तक हम लोग पूरे पैसे नहीं भरेंगे तो वे लोग हमारे घर में बिजली नहीं आने देंगे। अपने पति की ये बात सुनकर यशोदा को अपनी बेटी दिव्या की और भी ज्यादा चिंता होने लगती है, क्योंकि दिव्या को पढ़ाई लिखाई करने का बहुत ही ज्यादा शौक था और वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। लेकिन यशोदा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दिव्या को किसी बड़े स्कूल में डाल सके, इसलिए वो दिव्या को गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा करती थी, जहां पर किसी भी तरह की कोई सुख सुविधाएं मौजूद नहीं थी, और पढ़ाने के नाम पर वहां पर बस एक निधि मैडम ही थी जो उन गरीब बच्चों को पढ़ाया करती थी, क्योंकि बाकी के सभी स्कूल टीचरों ने गांव के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया था, जो गांव के मुखिया के द्वारा ही बनाया हुआ प्राइवेट स्कूल होता था, जहां पर सभी अमीर बच्चे पढ़ने जाया करते थे। तभी जब अगले दिन दिव्या स्कूल जाती है तो निधि मैडम कहती है, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, तो बताओ आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैम, हम गरीबों की गुड मॉर्निंग नहीं होती, बल्कि गर्मी की वजह से तो बल्कि हम लोगों की हालत हर रोज खराब होती है। बच्चों, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हमें तो बस मन दिल लगाकर पढ़ाई करनी है। तभी नंदिनी नाम की एक लड़की कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा मैडम, पढ़ाई तो हमें करनी ही है, लेकिन गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से हम लोगों को पढ़ाई करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि ना तो इस स्कूल में कोई पंखा है और ना ही बाहर से कोई हवा अंदर आ रही है। बच्चों की बातें सुनकर निधि मैडम भी परेशान हो जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि वो अपने सारे पैसे तो उन गरीब बच्चों की मदद करने में ही लगा दिया करती थी, इसलिए उनके पास ज्यादा कुछ नहीं बच पाता था। इसलिए उन गरीब बच्चों को गर्मी में ऐसे ही बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो सारे बच्चे पसीने से पूरी तरह से भीग जाते हैं
और उन बच्चों की ऐसी हालत देखकर निधि मैडम मन ही मन सोचती है, बेचारे इन गरीब बच्चों को कितनी मुश्किल से इस स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी ये लोग कितना मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं भी ऐसा ही करती थी। मैं ऐसा करती हूँ, आज ही मुखिया जी के पास जाकर उनसे स्कूल में बिजली और पंखे लगवाने की बात करके देखती हूँ। इतना सोचकर निधि मैडम शाम होते ही मुखिया जी के घर जाती है और उनसे कहती है, नमस्ते मुखिया जी। अरे आइए आइए मैडम जी, बताइए हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। वो मुखिया जी, दरअसल स्कूल के बच्चों के लिए कुछ पंखे और बिजली का इंतजाम करवाना था, तो अगर आप ये काम करवा देते तो उन गरीब बच्चों को पढ़ने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। अरे मैडम जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि वो स्कूल हमारा ही हो। अरे हमारा स्कूल तो प्राइवेट वाला है, जिसमें सभी अमीर बच्चे पढ़ने आते हैं, और आपका तो वो स्कूल सरकार का है। तो आप जाकर सरकार से कहिए कि वो आपके स्कूल में बिजली और पंखे का इंतजाम करवाए। और वैसे भी मैंने सुना है सरकार उस स्कूल को बहुत जल्द बंद करवा रही है, इसलिए आप भी अब कहीं और नौकरी ढूंढने का इंतजाम कीजिए। मुखिया जी की ऐसी बातें सुनकर निधि मैडम समझ जाती है कि मुखिया उसकी कोई मदद नहीं करेगा, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप वापस चली जाती है। तभी अगले ही दिन दो सरकारी आदमी हाथ में नोटिस लिए हुए उस स्कूल में आते हैं और कहते हैं, देखिए मैडम, हम सरकार की तरफ से ये नोटिस लेकर आए हैं। इसमें लिखा है सरकार अभी से स्कूल को बंद कर रही है, क्योंकि इसमें पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है। खामखा हमें हर महीने आपको सैलरी देनी पड़ती है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? हमें तो इन गरीब बच्चों के भविष्य को आगे लेकर जाना है और आप लोग इनके भविष्य को अंधेरे में धकेल रहे हैं। अरे ये गरीब बच्चे बहुत ही ज्यादा होशियार और इंटेलिजेंट हैं। अगर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे होते ना, तो इन्हें यूं गरीबी में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। इससे अच्छा वो प्राइवेट स्कूल है जिसमें इतने सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। तो फिर ठीक है सर, आप उस प्राइवेट स्कूल के बच्चों और हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों का एग्जाम ले लीजिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन से स्कूल के बच्चे सबसे ज्यादा होशियार हैं। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे सरकारी स्कूल के बच्चे ही सबसे अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। अच्छा, तो आपको इतना भरोसा इन बच्चों पर? फिर ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जब चाहे इस स्कूल को बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो आपको सरकार से कहकर इस स्कूल को पूरी तरह से ठीक करवाना पड़ेगा और साथ ही बिजली और पंखे का इंतजाम भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी ये शर्त मंजूर है। आप बस अपने बच्चों को तैयार रखना। इतना कहकर निधि मैडम अपने स्कूल के बच्चों को उस कंपटीशन के बारे में बताती है और उनकी अच्छे से टेस्ट के लिए तैयारी करवाती है। वहीं प्राइवेट स्कूल के अमीर बच्चे बेफिक्र होकर मजे कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि सरकारी स्कूल के बच्चे उनके आगे कुछ भी नहीं हैं। इसलिए जब एक हफ्ते के बाद सरकारी स्कूल के बच्चे और प्राइवेट स्कूल के बच्चे दोनों कंपटीशन के लिए आते हैं, तो वे लोग उस स्कूल को देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब सभी बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठकर एग्जाम दे रहे होते हैं, वैसे ही वहाँ की लाइटें चली जाती है और लाइट जाते ही अमीर बच्चों के पसीने छूटने लगते हैं। अरे इस लाइट को क्या हो गया? एसी भी नहीं चल रही है यहाँ, कितनी गर्मी हो रही है। अरे यार, इतनी गर्मी में पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता होगा। मैं तो इस गर्मी में पागल ही हो जाऊंगी। जहाँ अमीर बच्चे गर्मी की वजह से परेशान हो रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब बच्चे मन दिल लगाकर अपना एग्जाम दे रहे होते हैं, क्योंकि उन गरीब बच्चों के लिए तो ये गर्मी उनकी आदत सी बन गई थी। इसलिए तो वे लोग फटाफट से एग्जाम देकर अपना पेपर सबमिट करवा देते हैं, जिसके बाद वे सभी गरीब बच्चे उन अमीर बच्चों से ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं, जिससे निधि मैडम अपनी शर्त जीत जाती है और शर्त के मुताबिक उन सरकारी आदमियों को अपना वादा पूरा करना पड़ता है। और कुछ ही महीनों में वो सरकारी स्कूल को तोड़कर वहाँ पर एक नया स्कूल बनवाया जाता है, जिसमें एसी तो नहीं लेकिन पंखा जरूर लगा होता है,
जिससे उन गरीब बच्चों को पढ़ने में बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। और इसी तरह अब वो सभी गरीब बच्चे मन दिल लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं और अब उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। सगी अनाथ बहनों की ससुराल में पहली होली। एक गांव में किशोर अपनी पत्नी अनुष्का के साथ रहता था। अनुष्का एक हाउसवाइफ थी और किशोर एक बिजनेसमैन, इसलिए उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी सिवाय एक चीज की। अनुष्का अभी तक माँ नहीं बन पाई थी, जिस वजह से उन्हें अपनी जिंदगी में एक बच्चे की कमी महसूस होने लगती है। तभी एक दिन जब किशोर और अनुष्का अस्पताल से अपने घर वापस आ रहे होते हैं, उसी समय उन्हें रास्ते में एक पेड़ के पास एक अनाथ छोटी बच्ची दिखाई देती है और उस बच्ची को वहाँ पड़ा देखकर किशोर और अनुष्का फटाफट से अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उस बच्ची को गोद में उठाकर कहते हैं, अरे ये इतनी छोटी बच्ची किसकी है और इसे यहाँ किसने छोड़ दिया? अनुष्का, मुझे लगता है किसी ने यहाँ इसे जानबूझकर छोड़ा है। लेकिन भला इस छोटी सी बच्ची को इस सुनसान रास्ते पर अकेला छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? हाँ, तुम सही कह रही हो। भला हम लोग कर भी क्या सकते हैं? अरे तो क्या हुआ, हम तो इस बच्ची को अडॉप्ट कर ही सकते हैं ना। वैसे भी भगवान ने मेरी गोद अभी तक सोनी रखी, शायद इसके आ जाने से मेरी ये गोद भर जाए। तुम जैसा चाहती हो हम वैसे ही करेंगे। हम इस बच्ची को अपने साथ घर ले चलते हैं। इतना बोलकर अनुष्का और किशोर उस अनाथ बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आते हैं और उसका नाम सुहानी रखते हैं। और उस दिन के बाद से वे लोग सुहानी को बहुत ही प्यार करते हैं और उसको दुनिया की सारी खुशियाँ देते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे मेरी प्यारी गुड़िया, क्या हुआ, तुम्हें भूख लगी है? सुनिए ना, मैं सोच रही थी जब सुहानी के आने से हमारे घर में इतनी खुशियाँ आ गई है, तो क्यों ना हम इसके लिए एक छोटी सी पार्टी रखें? अरे क्यों नहीं, जरूर, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी अभी तक अपनी बेटी को किसी से मिलवाया नहीं है, इसी बहाने सब मेरी बेटी को भी देख लेंगे। हाँ, आप सही कह रहे हो। अच्छा, आप जरा सुहानी को पकड़िए, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। इतना कहकर अनुष्का जैसे ही दूध लेने जा रही होती है, वैसे ही उसे चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर किशोर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फटाफट से डॉक्टर को बुलाता है। उसी समय डॉक्टर आकर जब अनुष्का का चेकअप करती है तो कहती है, कांग्रेचुलेशन मिस्टर किशोर, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। डॉक्टर की ये बात सुनकर अनुष्का की आंखें नम हो जाती है। उसी समय किशोर कहता है, तुमने सुना ना अनुष्का, डॉक्टर ने क्या कहा? तुम माँ बनने वाली हो। हमारी जिंदगी में फिर से ये खुशियाँ आने वाली है और इन सब की वजह ये बच्ची है सुहानी, क्योंकि इसके आते ही हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा जी, सुहानी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। इतना कहकर अनुष्का और किशोर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उस दिन से किशोर अनुष्का का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगता है। ऐसे ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और अनुष्का एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है, जिसे देखकर वे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद होली का त्योहार आ जाता है, जहां गली मोहल्ले की कुछ औरतें अनुष्का की दोनों बेटियों को देखकर बातें बनाने लगती है और कहती है, अरे अनुष्का, ये क्या, तुम्हारी दोनों बेटियों में तो जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि एक बेटी तुम्हारी तरह एकदम खूबसूरत और सुंदर है, लेकिन तुम्हारी ये दूसरी बेटी पता नहीं किस पर गई है। कहीं तुमने इसे कहीं से अडॉप्ट तो नहीं किया? अरे आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हमारे लिए हमारी दोनों बेटियां एक समान हैं और इनके बीच हमेशा सगी बहनों की तरह ही प्यार बना रहेगा। और रही बात सुहानी के अनाथ होने की, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए हमारी दोनों ही बेटियां एक समान है। इतना कहकर अनुष्का उन औरतों की बातों को अनदेखा कर देती है। ऐसे ही समय गुजरता रहा और समय के साथ साथ सुहानी और तान्या भी बड़ी हो जाती है, लेकिन उनके बड़े होने के बाद उनके माता पिता उन्हें उतना ही प्यार करते थे और उन दोनों बहनों के बीच में काफी प्यार था। इसी वजह से वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहा करती थी और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती थी, फिर चाहे वो स्कूल हो या घर। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसते खेलते जवान हो जाती है और दोनों ने ही अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी। ऐसे ही एक दिन अनुष्का और किशोर आपस में बातें कर रहे होते हैं।
सुनिए जी, अब हमारी दोनों बेटियां जवान हो गई है, तो अब हमें उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। अनुष्का की ये बात सुनकर किशोर सोच में पड़ जाता है। उसी समय अनुष्का फिर कहती है, अरे क्या हुआ आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था अब लड़के वालों को ये पता चलेगा कि सुहानी हमारी असली बेटी नहीं है, बल्कि वो हमें एक पेड़ के पास पड़ी हुई मिली थी। ये सच जानकर तो कहीं उसकी शादी में कोई अड़चन न आ जाए। अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? जब हम ये बात किसी को बताएंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? और वैसे भी सुहानी हमें कैसे मिली, कहाँ से मिली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अब हमारी बेटी है, ये मायने रखता है। इसलिए आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। अनुष्का और किशोर की ये बातें तान्या सुन लेती है, जिसके बाद उसके मन में अपनी बहन सुहानी को लेकर करवाहट पैदा होने लगती है और वो कहती है, इसका मतलब ये सुहानी मेरी सगी बहन नहीं है। इसे तो माँ पिताजी ने एक पेड़ के पास से उठाया था, तभी तो मैं कहूँ इसका रंग रूप हम लोगों से इतना अलग क्यों है, और आज तक इसकी वजह से सब लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते आए हैं। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर तान्या जब सुहानी के पास जाती है, उसी समय सुहानी तान्या के लिए जूस बनाकर लाती है और उससे कहती है, अरे तान्या, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद का जूस बनाया है। तुम्हें पसंद है ना? नहीं, ना तो मुझे ये जूस पसंद है और ना ही तुम्हारा यहाँ पर रहना। तान्या, तुम्हें क्या हुआ है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वही जो आज तक का सबसे बड़ा सच है कि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, बल्कि तुम्हें तो माँ पिताजी ने किसी पेड़ के पास से उठाया था। इसका मतलब तुम एक अनाथ हो, अनाथ। इसलिए आज के बाद मुझसे किसी भी तरह का रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। तान्या की ये बात सुनकर सुहानी के हाथ से जूस का गिलास नीचे गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू भर जाता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, ये तान्या कैसी बातें कर रही है कि मैं आपकी और पिताजी की सगी बेटी नहीं हूँ। माँ, क्या ये बात सच है? माँ नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। और तान्या बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? सुहानी तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, क्यों तुम्हारे मन में अपनी बहन के लिए इतनी करवाहट पैदा हो गई? और इस तरह उन दोनों बहनों के बीच करवाहट की दीवार खड़ी हो जाती है। उन दोनों की इस करवाहट को देखकर अनुष्का और किशोर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ समय बाद ही उन दोनों बहनों की एक ही घर में शादी हो जाती है, जहां शादी के बाद ससुराल में सुषमा अपनी बड़ी बहू सुहानी को उसके अनाथ होने की वजह से ज्यादा पसंद नहीं करती थी और उसे हमेशा ताने मारा करती थी, और वहीं वो अपनी छोटी बहू तान्या को बहुत पसंद किया करती थी। ऐसे ही होली वाले दिन वो अपनी छोटी बहू तान्या को एक सुंदर सी साड़ी और खूबसूरत सी ज्वेलरी देती है और कहती है, अरे मेरी प्यारी बहू तान्या, ये लो बनारसी साड़ी, ये तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि तुम हो ही इतनी सुंदर। और सुहानी बहू, तुम्हारे लिए मैं ये सस्ती सी साड़ी लाई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर वैसे भी पैसे वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे खुद के माँ बाप ने तुम्हें रोड पर छोड़ दिया था, फिर हम लोग तुम पर पैसे क्यों वेस्ट करें? कोई बात नहीं माँ जी, मेरे लिए साड़ी बहुत ही अच्छी है। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए यही बहुत होना चाहिए क्योंकि तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। अरे अब तुम लोग उस बेचारी के पीछे क्यों पड़े हो? अरे माना कि वो एक अनाथ लड़की है, लेकिन अब तो वो हमारे घर की बहू है ना। अरे आप तो चुप ही रहिए जी, आपको नहीं पता। अरे इसके इस अनाथ होने की वजह से मुझे लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ती है। अरे लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है बोलना। लेकिन तुम ये मत भूलो, तान्या और सुहानी दोनों ही हमारी बहुएं हैं। अपने पति की ये बात सुनकर सुषमा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उस दिन के बाद से सुषमा और तान्या मिलकर बात बात पर सुहानी को उसके अनाथ होने की वजह से ताना मारा करते हैं और उसे सौतेला होने का एहसास दिलाते हैं। ऐसे ही देखते कुछ दिनों में होली का त्योहार आने वाला होता है, जहां घर के सभी लोग तान्या के साथ ससुराल में पहली होली बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और उसे ढेर सारे गिफ्ट्स और बधाइयाँ देते हैं।
वही बेचारी सुहानी अपने कमरे में अकेले बैठी होती है और उसे अभी तक किसी ने होली की बधाई भी नहीं दी थी। ये देखकर सुहानी कहती है, लगता है मेरा ससुराल में पहली होली का सपना अधूरा रह जाएगा, पर कोई बात नहीं, मेरी बहन अपने ससुराल में अपनी पहली होली खुशी से मना रही है, मेरे लिए यही बहुत है। इसलिए मैं बाहर जाकर उनकी होली के त्योहार को खराब नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, मैं उसके लिए उसकी फेवरेट खोए की गुजिया जरूर बनाऊंगी, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद है। इतना कहकर सुहानी तान्या के लिए गुजिया बनाने किचन में चली जाती है और जब सुहानी गुजिया बनाकर ला रही होती है, उसी समय उसकी नजर छत पर रखी टंकी पर जाती है, जो कि कब से हिल रही होती है और उसी के नीचे खड़ी होकर तान्या सबके साथ होली खेल रही होती है। नहीं, मेरे रहते मेरी छोटी बहन को कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर सुहानी गुजिया की प्लेट नीचे फेंक कर भागते हुए जाती है और तान्या को धक्का मारकर साइड में कर देती है और खुद उस टंकी के नीचे आ जाती है और उसी समय वो टंकी उसके सर पर गिर जाती है, जिससे उसे काफी चोटें लगती है। जिसके बाद सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और काफी देर इलाज चलने के बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका पूरा परिवार उसके सामने खड़ा होता है। उसी समय तान्या आंखों में आंसू लिए कहती है, दीदी मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन आपने बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया है और आज भी आपने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल ली। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी दीदी। चुप कर पगली, क्या कभी कोई बहन अपनी दूसरी बहन पर एहसान करती है? अरे ये तो मेरा फर्ज था जो मैं हमेशा निभाऊंगी। बहू मुझे भी माफ कर देना, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन अब देखना मैं अपनी दोनों बहुओं के साथ होली का त्योहार कितने धूमधाम से मनाऊंगी। बस तुम एक बार ठीक हो जाओ। और इस तरह कुछ देर बाद सुहानी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और वो अपने परिवार के साथ अपने ससुराल वापस आ जाती है और फिर वो दोनों बहनें मिलकर अपने ससुराल में अपनी पहली होली बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट करती है और खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है।